अपने को 2-3 मेटल दी होंगी और हम बंसन बर्नर की फ्लेम के पास लेकर जाएंगे। कंसिडरेशन के लिए हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अलावा कुछ और एंथैल्पी भी कंसिडर करनी होगी। तो जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो उतना अच्छा है, उतनी प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा फिजिबल होगी। हाइड्राइड्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। भूल तो नहीं गए आप लोग, प्लस चार्ज मिल पाएगा। अरे हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है ही नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है ही नहीं, इसकी तो sp3 है सिंगल बॉन्ड के साथ। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे होंगे फ्लेम कलरेशन से। लेबोरेटरी में बंसन बर्नर मिलता है, उसकी फ्लेम के पास अगर मेटल के टुकड़े को लेकर जाएंगे तो इन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक कलर देखने को मिलते हैं। ह्यूमन आइज को कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। इस कलरेशन की हमें आज की शानदार सेशन में पहले बात करनी होगी। एल्कली मेटल्स इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू बंसन फ्लेम। जो बर्नर होता है उसको बंसन बर्नर बोलते हैं और फ्लेम को बंसन फ्लेम बोलते हैं। When they are heated in बंसन बर्नर फ्लेम, जब बंसन बर्नर फ्लेम में हीट किया जाएगा मेटल के पीस को, तो ऐसे केस में कैरेक्टरिस्टिक कलर से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सी मेटल होगी। अपने को 2-3 मेटल दी होंगी और हम बंसन बर्नर की फ्लेम के पास लेकर जाएंगे तो वहां देखिए जो कलर मिल रहा होगा, ह्यूमन आइज जो देख पाएंगी, उस मंजर से हम बता पाएंगे कि ये कौन सी मेटल है। लिथियम का कलर बंसन बर्नर की फ्लेम में क्रिम्सन रेड मिल रहा होगा। कैसा मिल रहा होगा? चमकीला लाल कलर मिल रहा होगा। सोडियम का कलर गोल्डन येलो मिल रहा होगा। पोटासियम का कलर वोलेट मिल रहा होगा। और इस पर्टिकुलर टाइप के वोलेट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखिए, लाइलैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइलैक बोलते हैं। रुबिडियम का कलर रेडिश वोलेट मिल रहा होगा। सीजियम का कलर ब्लू वोलेट मिल रहा होगा। अब इनको याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या टेक्निक होगी? देखिए, इसके लिए टेक्निक क्या होगी? क्राइंग लीला है ना, क्राइंग लीला, लीला रब बोले, क्राइंग लीला रब बोले। लीला नाम की एक लड़की है ना, ये रसायन लीला नहीं, लीला नाम की एक लड़की है जो भगवान को याद करती है। जब मुसीबत आती है, जब क्राई कर रही है, तो उस टाइम पे क्या बोले? रब बोले। रब को पता नहीं क्या बोले, वो तो भैया वही बता सकती है। तो क्राइंग के सीआर से देखिए क्या मिलता है? क्रिम्सन रेड मिलता है। इससे तो मिलता है क्रिम्सन, क्रिम्सन, ठीक है। क्राइंग YING, इससे येलो मिलता है। इससे कौन सा कलर मिलता है? येलो मिलता है। लीला क्या मिलता है इससे? वोलेट और लाइलैक मिलता है। रब, इससे रेडिश मिलता है। ये रेडिश वोलेट मिलता है इससे। बोले, इसे क्या मिलता है? ब्लू मिलता है। ब्लू वोलेट मिलता है। इस प्रकार से मुझे लगता है शानदार टेक्निक से इनके कोरस्पोंडिंग कलर्स को आपने याद कर लिया होगा। लैब में आप जाएंगे, बंसन बर्नर आपको मिलेगा। मेटल का एक टुकड़ा उठाएंगे, उसकी फ्लेम के पास लेकर जाएंगे और फ्लेम में देखिए मेटल एक कैरेक्टरिस्टिक कलर इंपार्ट कर रही होगी। कौन सी मेटल कौन सा कलर इंपार्ट कर रही होगी, ये आपके सामने है। क्राइंग लीला रब बोले टेक्निक है। इससे आपको देखना है ये कलर्स मिल रहे होंगे। किसके लिए? एक सीक्वेंस में आपको चलना है। लिथियम के लिए क्रिम्सन रेड, सोडियम के लिए गोल्डन येलो, पोटासियम के लिए कैसा मिलेगा? देखिए, पोटासियम के लिए वोलेट या बोलो लाइलैक मिलेगा। और रेडिश वोलेट किसके लिए मिल रहा होगा? पोटासियम के बाद क्या है? रुबिडियम है।
और ब्लू वोलेट किसके लिए मिल रहा होगा? रुबिडियम के बाद क्या है? सीजियम है। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है। ऑल आर स्टेबल एक्सेप्ट फ्रेंसियम। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यार फ्लेम के पास नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है, धमाका होने का खतरा है, इसलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को नहीं लेकर जाएंगे। बंसन बर्नर की फ्लेम का डायग्राम देखना चाहते हैं तो जल्दी से बना लो। हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है? ये होगा हॉटेस्ट पार्ट, ये होगा हाइयर रिडक्शन जोन। ये जो पार्ट है ये देखिए, ये हॉटेस्ट पार्ट होगा, हाइयर रिडक्शन जोन। 1560 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। 1560 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया है कि यार ए बी सी ये रीजन है, बता दो हॉटेस्ट रीजन कौन सा है। अब कैंडल वाले जो फ्रेम है उसका जो आउटर कोर होता है, आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो हॉटेस्ट होता है। बहुत सारे बच्चों ने इस पार्ट को हॉटेस्ट बता दिया, जो कि गलत है। हॉटेस्ट पार्ट तो अंदर मिलता है, मिडल से कहीं थोड़ा सा क्या मिलता है? नीचे मिलता है। हॉटेस्ट पार्ट तो कहीं यहां मिलता है, जो कि यार हाइयर रिडक्शन जोन है। लोअर रिडक्शन जोन ये है, नोट कर लो। हाइयर ऑक्सीडेशन जोन ये है, हाइयर ऑक्सीडेशन जोन ये है। लोअर ऑक्सीडेशन जोन ये है, लोअर ऑक्सीडेशन जोन ये है। आई होप ये डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हम यार रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स की कर रहे होंगे बात। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? अरे रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब है? जो दूसरे को मेटल क्या कर रही होगी? रिड्यूस कर रही होगी। हमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करनी है। एल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये दूसरों को यार शानदार अंदाज में रिड्यूस कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। M प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की टेंडेंसी होती है, खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होती है। इस नेचर को इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोला जाता है। एल्कली मेटल्स का होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इनके लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से मिलता है। पिछली क्लास में हमने देखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिलता है। कम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। एनर्जी कम रिक्वायर्ड है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। कहानी क्लियर है? और ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ये लिथियम से लेकर सीजियम तक इंक्रीज करता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के आधार पर देखें तो लिथियम से लेकर सीजियम तक जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है ये इंक्रीज करता है। लेकिन जो रिड्यूसिंग नेचर है, ये कितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो नेचर है ये केवल आयोनाइजेशन एंथैल्पी से नहीं देखा जाएगा, इसको पानी में कंसिडर किया जाएगा। और इसकी कंसिडरेशन के लिए हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अलावा कुछ और एंथैल्पी भी कंसिडर करनी होगी। रिड्यूसिंग नेचर को जानने के लिए, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं ये जानने के लिए हमें कौन कौन सी एंथैल्पी को कंसिडर करना होगा, इसकी हम बात कर रहे होंगे। फिलहाल आप ये नोट कर लो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सीजियम। ये जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है सोडियम से लेकर सीजियम तक क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। हाउएवर lithium is strongest reducing agent among members of group 1. Among members of group 1, this is due to greater hydration energy. This is due to greater hydration energy of lithium plus. नोट कर लो, this is due to greater hydration energy of lithium plus. देखिए किसी का रिड्यूसिंग कैरेक्टर चेक करना हो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है ये चेक करना हो, तो कौन कौन सी एनर्जीज को चेक करना होगा? हमें सबसे पहले डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्रोवाइड करनी होगी। डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्रोवाइड करनी होगी, एटोमाइजेशन प्रोवाइड करनी होगी।
ठीक है, जिससे क्या होगा, जिससे यार हमें मेटल एटम मिल रहा होगा और गैस का एटम मिल रहा होगा, मेटल एटम मिल रहा होगा और हमें गैस का एटम मिल रहा होगा। एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज डेल्टा एच एटोमाइजेशन। पहले क्या था, पहले पूरा क्रिस्टल था, अब इसको एक एटम में कन्वर्ट करना, उस क्रिस्टल से एटम्स को दूर दूर करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती दैट इज डेल्टा एच एटोमाइजेशन। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको यार आयोनाइज किया जाएगा, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी इसको दी जाएगी, जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा इस प्रकार से। ये कार्यक्रम यार पानी में चल रहा होगा, ये जो पूरी कहानी है ये पानी में चल रही होगी। अगर ये पूरी कहानी पानी में चल रही होगी तो ऐसे केस में पानी इसकी चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, पानी के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जब भी M+ पानी के साथ इंटरेक्शन करता है तो एनर्जी यहां इन्वॉल्व होती है, एनर्जी यहां रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो डेल्टा एच हाइड्रेशन ये रिलीज होगी, तो M+ गैस से M+ एक्वस मिल जाएगा। तो जो रिड्यूसिंग नेचर है ये अच्छा है या बुरा है ये डिसाइड होगा डेल्टा एच टोटल से। ये किससे डिसाइड होगा, डेल्टा एच टोटल से। रिड्यूसिंग नेचर इज डिसाइडेड बाय डेल्टा एच टोटल। डेल्टा एच टोटल, डेल्टा एच टोटल क्या मिलता है, डेल्टा एच टोटल मिलता है डेल्टा एच एटोमाइजेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन, माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। अब देखिए, अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ, एनर्जी रिलीज करने की इच्छा ज्यादा हुई, तो ऐसे केस में यार ये फिनोमिना ज्यादा फिजिबल होगा। ये जो फिनोमिना है बाकी एनर्जीज पर तो डिपेंड कर ही रहा है। कंज्यूम होने वाली एनर्जी कम होनी चाहिए, कंज्यूम होने वाली एनर्जी कम होनी चाहिए और रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर जो फिनोमिना है ये ज्यादा फिजिबल मिल रहा होगा अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है ये कम होनी चाहिए और जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये ज्यादा होनी चाहिए, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही होगी और प्रोसेस ज्यादा फिजिबल मिल रही होगी। तो लिथियम प्लस के केस में इसका स्मॉलर साइज है, लिथियम प्लस का होता स्मॉलर साइज। चार्ज तो सभी पर +1 होगा इलेक्ट्रॉन खोने के बाद, लेकिन लिथियम प्लस का साइज छोटा होने की वजह से इसकी चार्ज डेंसिटी क्या मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। अरे लिथियम प्लस की बात करें और चार्ज डेंसिटी की बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाय साइज। साइज इसका छोटा है, चार्ज तो सभी पर इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद +1 मिल रहा होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी लिथियम के केस में ज्यादा मिल रही होगी। अगर यार चार्ज डेंसिटी लिथियम के केस में ज्यादा मिल रही होगी तो हाइड्रेशन तो चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। हाइड्रेशन किस पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर। चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन ज्यादा, तो हाइड्रेशन ज्यादा, जिस वजह से यह फिनोमिना ज्यादा फिजिबल हो पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस पानी की प्रेजेंस में ज्यादा फिजिबल लिथियम के लिए होगा तो लिथियम होगा स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी लिथियम के लिए, हाँ हाइड्रेशन मैक्सिमम होती है लिथियम प्लस के केस में, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो आप क्या बोल देंगे, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई मतलब इलेक्ट्रॉन यार लूज हो रहा है, एनर्जी यार ज्यादा एक्सटेंट में, यहां देखना हाइड्रेशन वाली रिलीज हो रही है, तो आप बोल देंगे लिथियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो इच्छा है, जो चाहत है, ये क्या है, ज्यादा है। तो लिथियम होगा स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज स्ट्रोंगेस्ट, इस हाई हाइड्रेशन की वजह से स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और मेंबर्स के केस में हाइड्रेशन ज्यादा अच्छी होगी नहीं, साइज बड़ा होता है,
हाइड्रेशन ज्यादा अच्छी होगी नहीं। तो यार हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से आंसर कर रहे होंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे होंगे। और मेंबर्स के केस में यार जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, हाइड्रेशन तो अच्छी है नहीं, तो जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो उतना अच्छा है, उतनी प्रोसेस क्या होगी, ज्यादा फिजिबल होगी, उतना आसान होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान होगा। तो सोडियम से सीजियम तक जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है डिक्रीज, आप जानते हैं बात, पिछली क्लास में बता चुका हूं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है डिक्रीज। तो रिड्यूसिंग नेचर इसका क्या हो जाएगा, दूसरे को रिड्यूस करने वाला नेचर क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, ये ज्यादा हो, रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और कंज्यूम होने वाली एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। अगर यार हाइड्रेशन इन सभी केसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रही होगी, ज्यादा नहीं मिल रही होगी, तो फिर आंसर हम किसके अकॉर्डिंग दे रहे होंगे, आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग। और आयोनाइजेशन कम होनी चाहिए, कम किस तरफ मिल रही है आयोनाइजेशन, सीजियम की तरफ जाने पर कम मिल रही आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन तो सभी के केस में उतनी अच्छी नहीं है। तो आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, आयोनाइजेशन के अकॉर्डिंग आंसर यह आएगा रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रहा होगा। रिड्यूसिंग नेचर कब कब इंक्रीज होता है, जब हाइड्रेशन ज्यादा हो और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो। अब हाइड्रेशन का फैक्टर डोमिनेंट होगा किस केस में, इसके स्मॉल साइज की वजह से, हाई हाइड्रेशन की वजह से हाइड्रेशन का जो फैक्टर है डोमिनेंट होगा लिथियम के केस में। अब बाकी के साइज तो बड़े हैं, वहां हाइड्रेशन वाला फैक्टर तो डोमिनेंट हो नहीं सकता, तो फिर किसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे होंगे हम, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस करने वाला जो नेचर है, खुद को ऑक्सीडाइज करने वाला जो नेचर है, ये क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने पर ये नेचर यार इंक्रीज हो रहा है। चले आगे फिर, ये कहानी अगर आपको क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। फिर आगे हम बात कर रहे होंगे यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की, आगे हम बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की। पोलिंग स्केल आप जानते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपने जरूर अंडरस्टैंड किया होगा पोलिंग स्केल को, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज की बात की जाए अकॉर्डिंग टू पोलिंग स्केल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इस प्रकार से मिलती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम के लिए क्या मिलती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे क्या मिलती है लिथियम के लिए 1, इसके लिए 0.9, इसके लिए 0.8, याद आया होगा आपको, अरे याद नहीं आया क्या, इसके लिए 0.8, सीजियम के लिए होगी 0.7। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सेम होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होंगी, नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है नीचे जाने पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या है, डिक्रीज है, डिक्रीज होती हुई मिल रही है। ये वैल्यूज देखना, नीचे जाने पर डिक्रीज मिलती हैं, मतलब डिक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज क्या करती हैं, डिक्रीज होती है। यह आंसर आएगा। ऐसा कोई सवाल हो तो आप आंसर कर पाएंगे यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को इंडिकेट किया हो तो आपको पता होना चाहिए। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे, अब हम किसकी बात कर रहे होंगे, जनरल बातें हमारी हो चुकी हैं, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, अब हम यार केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे। एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इज ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किस वजह से है, इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, और इनकी जो रिएक्टिविटी है ये किस वजह से, मेन रीजन आप क्या बताएंगे, किस वजह से है ये, मेन रीजन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम मिलती है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने की इच्छा रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस इन मेटल एटम से आसान मिलता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम मिलती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑल्सो दे हैव लो हीट ऑफ एटोमाइजेशन,
इनके एटम को अलग करने में एनर्जी भी कम लगती है। दे हैव लो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी कम है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस यार और अच्छे से हो पाएगा। यहां देखिए जो रिड्यूसिंग नेचर है इसके लिए एटम्स को अलग भी करना होगा, और रिड्यूसिंग नेचर कब ज्यादा होगा, दूसरे को कब अच्छे से ये रिड्यूस कर पाएंगे, यानी अपने से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाएंगे पानी में, जब हीट ऑफ एटोमाइजेशन कम है, जब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कम है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है ज्यादा है। मामला क्लियर है। तो इनके लिए हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू कम मिलती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम मिलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रिएक्टिविटी क्या मिलती है, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो रिएक्टिविटी क्या करती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। हमने पहले तो यार रिड्यूसिंग नेचर इनका चेक किया, पानी में चेक किया, लेकिन यहां तो रिएक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो यहां पर हाइड्रेशन की हमें बात नहीं करनी है। रिड्यूसिंग नेचर के लिए पानी की बात करनी है कि सारा कार्यक्रम पानी में चल रहा होगा, लेकिन यहां तो इन जनरल हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पर कमेंट करना है। तो ये जरूरी नहीं है, जब रिएक्टिविटी की बात होगी तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पर पानी हो, हमेशा पानी हो, लेकिन जब रिड्यूसिंग नेचर की बात होगी तो हमेशा वहां पानी में ही यार ऐसा नेचर चेक करना होगा। बाय डिफॉल्ट आप मान लेंगे जरूर रिड्यूसिंग नेचर चेक किया गया तो वहां पर क्या है, पानी है। तो एनकाउंटर कर रहे होंगे हम हाइड्रेशन एनर्जी को। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हाइड्रेशन एनर्जी को कंसीडर करना चाहिए? नहीं, यहां कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। यहां केवल हमें आंसर करना है हीट ऑफ एटोमाइजेशन के बेसिस पर और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हीट ऑफ एटोमाइजेशन कम मिलता है, तो ऐसे केस में यार रिएक्टिविटी ज्यादा मिलती है। तो लिथियम से सीजियम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज को हमें अंडरस्टैंड करना है? सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज आर, पॉइंट नंबर 1, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। कुछ इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वन बाय वन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ड्राई हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड, टू फॉर्म हाइड्राइड। देखना कैसा हाइड्राइड मिल रहा होगा। लिथियम को हाइड्रोजन के साथ अगर यार रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या होगा बताइए? सोडियम को हाइड्रोजन के साथ किया जाए रिएक्ट तो क्या होगा? पोटासियम को हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? इस प्रकार की तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। बताइए क्या होगा, प्रोडक्ट बता दें। मेटल का क्या काम है? अरे मेटल का क्या काम है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, है ना। और हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर भी सकता है और गेन भी कर सकता है, दोनों काम करता है हाइड्रोजन तो। और यहां देखना हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही ये मेटल एटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तो जरूर इलेक्ट्रॉन का लॉस तो यहीं से यहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस तो यही करेंगे, है ना। ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की इच्छा ज्यादा है, जिसकी इच्छा ज्यादा वही तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे होंगे। हाइड्रोजन तो दोनों काम कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए फायदेमंद कौन सा काम होगा यहां पर? अगर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। दोनों एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएंगे। जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो दूसरा क्या करता है? गेन करता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को यार गेन कर रहा होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस Li प्लस H माइनस और LiH is formed. Na plus H minus और NaH is formed. K plus H minus और KH is formed. इस टाइप के हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं? M plus H माइनस, इस टाइप के हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं? इस टाइप के हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं? M plus H माइनस। हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने आपको बताया था। इन हाइड्राइड्स को क्या बोलते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे इन हाइड्राइड्स को आयनिक बोलते हैं। आयन आएंगे नहीं इसमें। हाइड्राइड्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड आयनिक हाइड्राइड्स। भूल तो नहीं गए आप लोग? ये आयनिक हाइड्राइड्स है, नोट कर लो। नोट कर लिया है। और इन हाइड्राइड्स की खास बात होती है, आयनिक हाइड्राइड्स कैन रिएक्ट विद, आयनिक हाइड्राइड्स कैन रिएक्ट विद compounds containing acidic hydrogen. Very, very, very important point. Ionic hydrides can react with
hydrides can react with acids or compound containing acidic hydrogen. ऊपर ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलती तो नीचे लिखना चाहूंगा, आयनिक हाइड्राइड्स कैन रिएक्ट विद एसिड्स और कंपाउंड्स containing एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स जैसे कि LiH प्लस कोई एसिड हो HCl, बता दें क्या प्रोडक्ट बनेगा. इस प्रकार से अगर कोई रिएक्शन मिल रही हो, एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवा दी जाए आयनिक हाइड्राइड की, क्या होगा. जैसे NaH प्लस CH3COH, ऐसा कोई एसिड हो, और एक ऐसा भी एसिड हो, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो, क्या बनेगा. बना दो प्रोडक्ट, जैसे कि KH प्लस फिनोल, बता दो क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा. जैसे कि NH प्लस PHCOH, इसका क्या प्रोडक्ट मिल रहा होगा. एसिड्स के साथ तो ये आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट हो ही जाएंगे, एसिड के साथ तो रिएक्शन हो ही जाएगी. एसिड्स के अलावा ऐसे कंपाउंड जिनमें यार एसिडिक हाइड्रोजन है, उनके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी. जैसे कि हमारे पास है ये कंपाउंड, इसका हाइड्रोजन भी एसिडिक है, सफिशिएंटली एसिडिक है कि इसके साथ यार NaH रिएक्ट हो जाए. कुछ खास बात है इसमें, कुछ खास बात है. इसके अलावा RSH प्लस NaH रिएक्शन की जाए, क्या रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी. इसके अलावा बात की जाए ROH प्लस KH की, क्या रिएक्शन होगी, सोचना है. CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaH, क्या रिएक्शन होगी इस केस में, सोचकर बताइए. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaH, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी. नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, होगी तो क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा. CH3 प्लस NaH, ऐसा हुआ तो क्या होगा. स्टार्ट करें, हमारे इस डिस्कशन को यहां से स्टार्ट करें. मुझे लगता है एसिड में H प्लस और इस आयनिक हाइड्राइड में क्या है, H माइनस. एसिड में H प्लस, आयनिक हाइड्राइड्स में क्या है, H माइनस. तो क्या होगा, H प्लस H माइनस से मिल जाएगा, और कौन सी गैसीवल हो जाएगी, H2 गैसीवल हो जाएगी. यहां देखिए, इसमें H माइनस है और ये H प्लस से मिल जाएंगे, इनसे H2 गैसीवल हो जाएगी. यहां भी ऐसा ही होगा, ये मिल जाएंगे, H2 गैसीवल हो जाएगी. बचे हुए आयंस को जोड़कर आप लिख देंगे तो H2 गैसीवल होगी, H2 गैसीवल होगी. बचे हुए आयंस क्या है, Li प्लस Cl माइनस, क्या बनेगा बोलो, LiCl. यहां देखिए H माइनस H प्लस ये कंबाइन होंगे, कौन सी गैसीवल होगी, अरे बोलो H2 गैसीवल होगी. ठीक है, CH3CO माइनस और Na प्लस, ये जो रिमेनिंग आयन से ये क्या बना रहे होंगे, CH3COONA. अरे वाह, मजा आ गया ये तो. यहां देखिए H माइनस H प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, इस पर यार सफिशिएंट प्लस चार्ज होगा ताकि इसके साथ H माइनस रिएक्ट हो जाए. तो H प्लस H माइनस ये क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये H2 बनाएंगे. अरे क्या बनाएंगे बोलो, H2 बनाएंगे, H2 गैसीवल होगी.
रिमेनिंग क्या होगा, PHO माइनस इसके साथ K प्लस, ये मिल रहा होगा। यहां देख लो, H माइनस और ये H प्लस, H माइनस H प्लस, ये मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O के साथ अटैच्ड है, सफिशिएंट प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज, ये मिल जाएंगे तो अगेन H2 गैस इवोल्व होगी। कौन सी गैस इवोल्व होगी, H2 गैस इवोल्व होगी। और ये देख लो, इनको मिलाने के बाद बचे हुए स्पीसीज आपस में कंबाइन होकर ये बना रहे होंगे, ये बनाएंगे। कहानी क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए फिर आगे चलते हैं। इस कंपाउंड में कुछ खास बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में ये एक फेमस कंपाउंड है। क्या खास बात है, खास बात यह है कि इसके हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक है। करिश्मा करता है, करिश्मा क्या है, इसका हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं, बट फिर भी सफिशिएंटली एसिडिक है। अरे ये कैसी बात है, हाइड्रोजन के एसिडिक होने के लिए उसकी अटैचमेंट किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से होनी चाहिए, तभी तो उसके ऊपर सफिशिएंट प्लस चार्ज मिल पाएगा। अरे हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, तो हाइड्रोजन पर सफिशिएंट प्लस चार्ज मिल पाएगा। अरे तभी जाकर हाइड्रोजन पर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज मिल पाएगा। इसी सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सफिशिएंटली एसिडिक मिल पाएगा, ये एसिडिक मिल पाएगा, और इतना एसिडिक मिल पाएगा कि H माइनस जाए इसके पास और इसको निकाल दे। हाँ, इसी डेल्टा प्लस चार्ज की वजह से, इसी सफिशिएंट चार्ज की वजह से H माइनस जाएगा, इसको निकाल देगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये काम हो पाएगा और H2 गैस इवोल्व हो पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, ऐसा कुछ तो यहां पर है नहीं। क्यों? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई अच्छा खासा डिफरेंस तो होता नहीं है। मानते हो नहीं मानते बात? तो फिर किस आधार पर आप बोलेंगे कि रिएक्शन कर रहा होगा? मैक्सिमम बच्चे तो बोल देते हैं ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है नहीं, तो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा भी तो कोई रीजन हो सकता है जो इसको मजबूर करे रिएक्शन के लिए। क्या कोई वैलिड रीजन है? बिल्कुल है। ये इसके साथ रिएक्ट हो जाए और इस कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाए और वह माइनस चार्ज खूबसूरत अंदाज में यार नाच रहा हो, शानदार रेजोनेंस हो रहा हो, ये माइनस चार्ज नाच रहा हो रिंग स्ट्रक्चर में, तो भी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये रिंग नॉर्मल रिंग नहीं है, ये एरोमेटिक रिंग है। अब ये एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक कंपाउंड किस कंपाउंड को बोलते हैं? जो कि साइक्लिक होना चाहिए, जिसमें डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2π होने चाहिए। एक बार फिर से बता दूं, एरोमेटिक की कंडीशन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। पहली बात तो ये लिख लो, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। एरोमेटिक की 3 कंडीशन जरूरी होती है। जो भी कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में या दुनिया का जो भी कंपाउंड इन 3 कंडीशन को फॉलो करता है, इन 3 कंडीशन को मानता है, तीनों फॉलो होने चाहिए एक साथ, तब उसे एरोमेटिक बोला जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, इनके एनर्जी लेवल्स इस प्रकार से मिलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। ये 3 कंडीशन ये वाले जरूरी हैं किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए। कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, और कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n प्लस 2π डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखना, साइक्लिक है, प्लेनर है, ये बात तो सत्य है। अब डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितने? जो इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं रेजोनेंस की वजह से, ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जो इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं रेजोनेंस की वजह से कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नाच रहे हैं। n की वैल्यू 1 डालेंगे
मतलब बात तो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट n की वैल्यू 0 भी आप डाल सकते हो। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार का कोई और पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। तो यहां पर n की वैल्यू को 1 डालोगे, ये बात भी सत्य हो जाएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें नाच रहे, मतलब ये एरोमेटिक हाईली स्टेबल है। तो हाईली स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, इसलिए H माइनस इस H को उड़ा ले जाएगा अपने साथ, इस H प्लस को अपने साथ ले जाएगा, और यहां पर भी H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। वेरी 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 इंपोर्टेंट। आप सोच रहे होंगे सर ने एक ही एग्जांपल बताया एरोमेटिक कंपाउंड का, हम तो अभी 11th क्लास में हैं, हमें तो एरोमेटिसिटी के बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं पता है। फिलहाल आप इस एक एग्जांपल को देख लो। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एरोमेटिसिटी लौट कर आएगी तो कम से कम 50 एग्जांपल बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 नहीं, 50 एग्जांपल एरोमेटिक कंपाउंड्स के मैं आपको बताऊंगा। बड़े खूबसूरत केसेस में आपको वहां पर बताऊंगा। फिलहाल आप इससे काम चला लो। एरोमेटिक कंपाउंड्स की दुनिया में काफी कुछ है मेरे पास, ठीक है ना, काफी कुछ है मेरे पास बताने के लिए। फिलहाल इसको सस्ते में ही यहां निपटा लेंगे, है ना, महंगी महंगी बातें बाद में कर रहे होंगे। यहां देख लो, सल्फर हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका हाइड्रोजन Br सफिशिएंटली एसिडिक होता है, इसको उड़ाकर ले जाएगा अपने साथ, उड़ाकर ले जाएगा तो क्या बनाएगा, R S माइनस Na प्लस, ये बन जाएगा, H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। एल्कोहल के केस में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी सफिशिएंटली एसिडिक है। क्यों, बोलो क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा और इस हाइड्रोजन पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज मिल रहा होगा, जिसकी वजह से H माइनस का अटैक हो पाएगा। H माइनस का अगर अटैक हो पाएगा तो H प्लस H माइनस के साथ कंबाइन होगा तो H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। यहां पर देखिए फॉर्मेशन होगी R OK प्लस H2 गैस, ऐसा कुछ होगा। एल्काइन का ये शानदार एग्जाम्पल आपके सामने है। और जिस भी एल्काइन में CH आपको मिल रहा हो, दैट एल्काइन इज अ टर्मिनल एल्काइन। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल कार्बन के पास देखना हाइड्रोजन मिल रहा हो, डायरेक्टली अटैच्ड इसके साथ हाइड्रोजन मिल रहा हो, तो ऐसे एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। ये नॉर्मल एल्काइन नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में इससे रिलेटेड भी हम बातचीत कर रहे होंगे, जब हमें मौका मिलेगा तो बातचीत करेंगे। दिस टाइप ऑफ एल्काइन इज कॉल्ड टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन में भी एक खास बात होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मुद्दे की बात सुन लो। टर्मिनल एल्काइन में एक खास बात होती है। टर्मिनल एल्काइन का जो कार्बन है नॉर्मल कार्बन नहीं है। टर्मिनल एल्काइन का जो कार्बन है ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये भी बड़ी महंगी बात है, बहुत बार यूज होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। इसको चाहे 1000 बार देख लो, चाहे एक बार देखकर अपने आप को समझा लो। एक बार देखकर अपने आप को समझा लोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये लौट कर आएगा तो इसका आप हिसाब कर पाओगे, नहीं तो ये आपका हिसाब करेगा। आपसे क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा होगा, आपका हिसाब कैसे होगा? ये आपसे कैसे बदला ले सकता है? आपसे क्वेश्चन गलत करवा दे, और आप इससे कैसे बदला ले पाएंगे? इस बात को अपने दिमाग में रखो, हमेशा याद रखो, इसे बदला लेना है। बदले की भावना से इसको याद कर लो कि टर्मिनल एल्काइन दिखेगा तो ये कॉन्सेप्ट वहां लगा देना है, फेंक के मारना है कॉन्सेप्ट, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन ढेर। देख लो, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन नॉर्मल कार्बन नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट जान लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज s कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज s कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलती है, ये सारे बच्चे जानते होंगे। और ये अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ये नॉर्मल कार्बन नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज s कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ये कार्बन नॉर्मल कार्बन नहीं है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। इसके परसेंटेज s कैरेक्टर 50 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा तो इस हाइड्रोजन पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज मिल रहा होगा। अगर इस हाइड्रोजन पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज मिल रहा होगा तो NaH से H माइनस इस पर अटैक कर देगा। हाँ, ये छोड़ेगा नहीं इसको। NaH से
H माइनस इस पर अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद देखिए क्या मिल रहा होगा। बनाओ जल्दी से, प्रोडक्ट बना दो। इसका अगर इस पर अटैक हुआ तो H2 गैस इवोल्व होगी, इसका अगर इस पर अटैक हुआ तो H2 गैस इवोल्व होगी। बचे हुए स्पीसीज को जोड़कर लिख देंगे, जैसे कि आप लिख दो RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। रिमेनिंग ये होगा, इनको कंबाइन करके हमने लिख दिया है। H माइनस H प्लस के साथ क्या बना रहा होगा? H2 गैस। ठीक है, अब यहां देखना, ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन दोनों तरफ मिल रहे हैं, इधर भी है उधर भी है। ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन दोनों तरफ मिल रहे हैं, इधर भी है उधर भी है। मतलब कितने NaH की जरूरत होगी, कितने H माइनस की जरूरत होगी? दो की, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। और इस प्रकार से यार H2 गैस दो जगह से देखना इवोल्व होगी, इधर से भी उधर से भी। तो 2H2 मिल रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात, Na इसके साथ भी कंबाइन हो जाएगा, Na इसके साथ भी कंबाइन हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर मिल रहा होगा। टर्मिनल एल्काइन के कार्बन के साथ, जो कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है दूसरे कार्बन के साथ, उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऐसा कार्बन, टर्मिनल एल्काइन का ऐसा कार्बन जो कि दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, इस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन हुआ तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और यार इसके साथ NaH से आया H माइनस रिएक्ट कर जाएगा तो H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। इस पर सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज मिलता है, ये सफिशिएंटली एसिडिक होता है। ऐसा कुछ मिल जाए आपको, एल्काइन टर्मिनल ना हो, नॉन टर्मिनल हो, फिर क्या बोलेंगे? ऐसी एल्काइन हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस NaH, ऐसा कुछ मिल रहा हो, फिर क्या बोलेंगे आप? अब बता दो। ना तो इस तरफ एसिडिक H है ना उस तरफ एसिडिक H है, अब क्या होगा बोलो? नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा अब इस केस में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है ही नहीं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है ही नहीं, इसकी तो sp3 है। सिंगल बॉन्ड के साथ अगर कार्बन कनेक्टेड मिल रहा है, सभी एटम्स के साथ कार्बन का सिंगल बॉन्ड मिल रहा है, तो ऐसा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड मिल रहा है दूसरे कार्बन के साथ, देखना डबल बॉन्ड बना रहा है, ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp, ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और यार इतनी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि ये सफिशिएंट डेल्टा प्लस चार्ज हाइड्रोजन पर क्रिएट करने में सक्षम नहीं रह पाएगा। तो ऐसे केस में फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। मतलब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड मिलना चाहिए, और उसके साथ अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होगा। एसिडिक हाइड्रोजन दिखने में ऐसा होगा, तो यार sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये सफिशिएंटली एसिडिक नहीं है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये भी सफिशिएंटली एसिडिक नहीं होगा। और नॉन टर्मिनल एल्काइन का केस है, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन का केस है, तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। चलिए, ये बात हमने देख ली। इस प्रकार के आयनिक हाइड्राइड से रिलेटेड एक और बात जान लो। अगर आपसे पूछा गया हो, आप आयनिक कैरेक्टर बता दो इनके, कंपेयर आयनिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कंपेयर आयनिक कैरेक्टर ऑफ LiH, NaH, KH, RBH, CSH, इनके आयनिक कैरेक्टर को कंपेयर कर दो आप। चलिए जल्दी से कंपेयर कीजिए इनके आयनिक कैरेक्टर। जो ऑर्डर आयनिक कैरेक्टर का मिल रहा होगा, इसका अपोजिट ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का मिल रहा होगा। सोचिए, समझिए और फिर आंसर कीजिए।
आई होप आपने कंपैरिजन कर लिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ फजान रूल। किसके बेसिस पर? फजान रूल के बेसिस पर। देखिए जो कोवेलेंट कैरेक्टर, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के साथ। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के साथ, और कैटायन की पोलराइजिंग पावर कैटायन के साइज से इनवर्सली रिलेटेड मिलती है। एनायन तो सेम है। जो भी बात हम इनके कंपैरिजन की कर रहे हैं ये डिसाइड होगी कैटायन के साइज से। हमें नो डाउट कोवेलेंट कैरेक्टर को नहीं कंपेयर करना है, आयनिक को करना है, लेकिन मैंने कोई टेंशन नहीं है, फजान रूल को यहां देखिए लिख लिया है। फजान रूल के बेसिस पर हम कंपेयर कर पाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर को, और जो ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर का मिल रहा होगा इसका अपोजिट ऑर्डर हमें आयनिक कैरेक्टर का मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग जानते ही हैं, इसको अप्लाई कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल देखो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या मिलेगा। साइज किसका छोटा है? लिथियम प्लस से सीजियम प्लस तक हम जाएंगे तो साइज किसका छोटा मिल रहा है? लिथियम प्लस से सीजियम प्लस तक जाएंगे तो साइज किसका छोटा मिल रहा है? लिथियम का। और सीजियम का क्या मिल रहा है? साइज बड़ा मिल रहा है, ठीक है। हो जाती है ऐसी परेशानी कभी कभी। लिथियम प्लस से सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, तो साइज जो है ये इंक्रीज कर रहा है। साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब पोलराइजिंग पावर डिक्रीज कर रही है। साइज इंक्रीज कर रहा है, एनायन को पोलराइज करने की पावर जो है डिक्रीज हो रही है। इधर से इधर जाने पर पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस। पोलराइजिंग पावर पीपी, जो पीपी है क्या? पोलराइजिंग पावर, इट डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस। मामला क्लियर है? अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर, बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस, हेंस आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मतलब यहां से यहां जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे होंगे। LiH के बारे में खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा। LiH मोल्टन फॉर्म में तो आयनिक होता है। इन मोल्टन फॉर्म इट इज आयनिक। इन मोल्टन फॉर्म इट इज आयनिक, बट in solid state it is more covalent due to high polarizing power of smaller cation that is lithium plus। लिथियम प्लस की हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से, बोलो, लिथियम प्लस की हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से इसके अंदर सॉलिड स्टेट में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। लेकिन बाकी की पोलराइजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। बाकी सभी क्या होंगे? अदर हाइड्राइड्स क्या होंगे? टोटली मोर आयनिक होंगे, है ना। ये क्या होंगे? मोर आयनिक होंगे। याद रखेंगे इस बात को। चलिए ये बात आप याद रख लेंगे। अब स्टेबिलिटी के बारे में कैसे विचार है? अनेकों बातें मैं इनके बारे में जानता हूं, ये तो आपने देख ही लिया है। हम आपसे पूछ रहा हूं स्टेबिलिटी के बारे में बता दो। स्टेबिलिटी के बारे में बता दो। आप क्या जानते हो आप इनकी स्टेबिलिटी के बारे में? देखिए, डिफरेंस इन साइज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जो साइज का तो डिफरेंस है ना यार, बड़ा आयन बड़े आयन के साथ स्टेबल रहेगा, छोटा आयन छोटे आयन के साथ स्टेबल रहेगा। लेकिन कैटायन का साइज बढ़ रहा है और एनायन छोटा है तो उस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा
नहीं मिल पाएगी। H माइनस तो छोटा एनायन है, इसके साथ तो छोटा कैटायन ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो डिफरेंस इन साइज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी कम होगी। तो मुझे लगता है LiH, NaH, RBH, CSH, ठीक है ना, बीच में KH भी होगा। इस प्रकार से आप मूव करेंगे तो डिफरेंस इन साइज बढ़ रहा होगा, साइज का डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। बड़ा कैटायन अगर छोटे एनायन के साथ होगा तो ज्यादा स्टेबल लैटिस नहीं मिल पाएगा। तो स्टेबिलिटी नीचे जाने पर इनके हाइड्राइड्स की यार डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ऑर्डर बता दो। स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा होगा, ये भी डिक्रीज हो रहा होगा। इस प्रकार से यार मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मिल रहा होगा। इसको भी आप नोट कर लो। चले आगे। चलिए, ये सारी बातचीत हमारी हो गई है डिटेल में। अब हम रिएक्शन विद नाइट्रोजन की कर रहे होंगे बात। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात कर रहे होंगे। लिथियम इज ओनली एलिमेंट इन ग्रुप दैट रिएक्ट्स विद डाई नाइट्रोजन टू फॉर्म ए नाइट्राइड। बिल्कुल सही सुना है, लिथियम ही एक अकेला मेंबर है जो नाइट्राइड बनाएगा, बाकी एलिमेंट नाइट्राइड नहीं बना पाएंगे। लिथियम को N2 के साथ गर्म किया जाएगा, सोडियम को N2 के साथ गर्म किया जाएगा, सोडियम को N2 के साथ गर्म किया जाएगा, तो ऐसे केस में यार नाइट्राइड नहीं मिल पाएगा। लिथियम को गर्म किया जाएगा तभी नाइट्राइड मिल पाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये भी सोचने वाली बात है। सोचिए, पोटासियम को N2 के साथ गर्म किया जाएगा या किसी भी और मेंबर को, लिथियम के अलावा ग्रुप 1 के किसी और मेंबर को N2 के साथ गर्म किया जाएगा, वही हाल होगा जैसा सोडियम पोटासियम के केस में होगा। रिएक्शन ही नहीं होगी। क्या हाल होगा? बेहाल होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन वही बात करें, लिथियम N2 के साथ रिएक्ट होकर नाइट्राइड किस टाइप का बनाएगा, क्या इसका फॉर्मूला होगा? तो देखिए, लिथियम से होगा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। एक नाइट्रोजन एटम को 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन एटम कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स in valence shell. In valence shell, it requires 3 electrons. It requires 3 electrons to attain noble gas configuration. It requires 3 electrons to attain noble gas configuration. Therefore, it forms nitride N3 minus. Nitride N3 minus after accepting electrons. इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद अगर इसको यार नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है तो 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो N3 माइनस टाइप का ये नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो साथ में क्या होंगे, लिथियम प्लस होंगे। अगर आप कंपाउंड की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, लिथियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, तो वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला मिल जाएगा वैलेंसी क्रॉसओवर के बाद? आपको फॉर्मूला मिल जाएगा Li3n, लिथियम नाइट्राइड का ये फॉर्मूला है। बाकी के नाइट्राइड स्टेबल नहीं होते। देखिए, नाइट्रोजन काफी बड़ा एटम तो है नहीं, और लिथियम जो है ये भी छोटा एटम है, तो इनका लैटिस स्टेबल मिल पाएगा, तो इसलिए लिथियम नाइट्राइड बन पाएगा। बाकी का जो लैटिस है वो स्टेबल नहीं मिलता है। लिथियम से बड़ा सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम जब यार नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करना चाहेगा तो स्टेबल लैटिस नहीं मिल पाएगा, अनस्टेबल लैटिस होगा बाकी का, जिस वजह से इनकी फॉर्मेशन नहीं हो पाई है। चलें आगे, याद रखेंगे इस बात को कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा और स्टेबल लैटिस किसका मिल रहा होगा, लिथियम नाइट्राइड का मिल रहा होगा, बाकी के नाइट्राइड का स्टेबल लैटिस नहीं मिल रहा होगा। ऐसा हमें प्रैक्टिकली मिलता है तो भी इसको याद कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लिथियम नाइट्राइड जो बन गया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। जो लिथियम नाइट्राइड बन गया है, ये पानी के साथ बिंदास रिएक्शन करता है।
लिथियम नाइट्राइड पानी के साथ रिएक्शन करता है। पानी के अलावा इसको कोई एसिड मिल जाए तो एसिड के साथ भी ये बिंदास रिएक्शन कर पाएगा। एसिड HCl हो, H2SO4 हो, ऐसा कोई एसिड मिल जाए, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड मिल जाए तो उनके साथ ये बिंदास रिएक्शन कर रहा होगा। बता दो इनके प्रोडक्ट क्या होंगे, बता दो, मुझे इंतजार है आपका, जल्दी से बता दो इनके क्या प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। अगर लिथियम नाइट्राइड फर्दर रिएक्शन करे इस प्रकार से, क्या प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। इसके अलावा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि लिथियम एयर में बर्न किया गया है, एयर में बर्न किया गया है, हीट किया गया है, ठीक है, A प्लस बी बनेंगे, A प्लस क्या बनेंगे, बी बनेंगे। बी में पानी डाला गया है, ए में पानी नहीं डाला, बी में डाला है पानी। सी प्लस डी गैस बन रही होगी, सी प्लस डी गैस बन रही होगी। आइडेंटिफाई कर दो ए बी सी डी क्या होंगे, आइडेंटिफाई कर दो ए बी सी डी क्या होंगे। ऐसा सवाल भी एग्जाम में आ चुका है और फिर से आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आप देखते भी होंगे आपके पैकेज में, आपके मटेरियल में, या जाने अनजाने में कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देख लिया तो वहां भी यार आपने ऐसा कुछ देखा होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आए हैं और ऐसे क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, तो पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। फिलहाल आप यार इसका आंसर कीजिए, मुझे लगता है इसका आंसर करने से काफी ज्यादा आपको आइडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दिमाग खोलकर अगर सोचेंगे तो आंसर मिलेगा, ऐसे ही चिंता चिंता करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पेन चलाना होगा, आंसर तभी मिल पाएगा आपको। क्या आपने इसके बारे में सोच लिया है? देखिए यार, लिथियम नाइट्राइड के होंगे ये वाले आयंस, लिथियम प्लस N3 माइनस, लिथियम नाइट्राइड के ये वाले आयंस, लिथियम प्लस है और N3 माइनस है। लिथियम प्लस आयन है इसके पास, N3 माइनस आयन है। और पानी के होंगे ये वाले आयन, H प्लस OH माइनस, H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, पानी की ये आयन है। अब देखिए, लिथियम प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन हो और क्या बना ले, LiOH बना ले। इसके साथ में N3 माइनस H प्लस के साथ कंबाइन हो, क्या बना लेगा, एक गैस जो कि अमोनिया गैस से, हाँ गैस निकलना चाहेगी तो निकलेगी भैया, आप नहीं रोक पाएंगे इसको। गैस का निकलना अच्छी बात है, इससे भी स्टेबिलिटी आती है, गैस रिलीज हो रही होगी, एंट्रोपी बढ़ रही होगी, ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज होती, प्रोसेस फिजिबल होती है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, इससे भी स्टेबिलिटी आती है। तो गैस रिलीज होगी, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। Li3n ये HCl के साथ रिएक्ट हो तो Li प्लस Cl माइनस LiCl बन रहा होगा और N3 माइनस और यहां से H प्लस अगेन अमोनिया गैस इवोल्व हो रही होगी, H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, Li प्लस SO4 2 माइनस क्या बनेगा यहां से, वैलेंसी क्रॉसओवर के बाद क्या बनेगा यहां से, Li2SO4, यहां से तो ये बन जाएगा। और H प्लस N3 माइनस यहां से कौन सी गैस इवोल्व होगी, अमोनिया गैस इवोल्व होगी। बताइए कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां से कौन सी गैस इवोल्व होगी, अमोनिया गैस इवोल्व होगी। जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लिया है? अब आगे इसको देखिए, जो गैस D है, ये गैस D HCl के साथ व्हाइट फ्यूम्स बनाती है, व्हाइट फ्यूम्स बनाती है। कंफ्यूज करने के लिए ये बात भी मैंने दे दी है। अमोनिया का टेस्ट होता है HCl के साथ, जो अमोनिया गैस है व्हाइट फ्यूम्स बनाती है। इससे कुछ कुछ आपको आइडिया हो जाएगा गैस क्या है। और HCl अमोनिया के साथ व्हाइट फ्यूम्स बनाता है, अमोनिया HCl के साथ व्हाइट फ्यूम्स बनाती है। तो इनमें से कुछ भी दिया हो सकता है। अगर ये HCl बन रहा होता और यहां अमोनिया पास की जाती तब भी व्हाइट फ्यूम्स मिलती, ठीक है। तो ध्यान देना होगा आपको, कहीं अमोनिया बन रही है और HCl से ट्रीट किया है तो NH4Cl बनने की वजह से उसकी होंगी व्हाइट फ्यूम्स, ठीक है। तो व्हाइट फ्यूम्स किसकी होंगी ये मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन तो बस इतना ही दिया है आपको, मैं आपको बता रहा हूं यहां गैस अमोनिया रिलीज होती है और HCl इसके साथ रिएक्ट होकर NH4Cl बनाता है और NH4Cl की होती है व्हाइट फ्यूम। व्हाइट फ्यूम किसकी होती है, NH4Cl की। चलिए
स्टार्टिंग से देखते हैं अमोनिया कैसे बनी, व्हाइट फ्यूम्स किस प्रकार से मिल पाई, स्टार्टिंग से देखते हैं। एयर में होंगे O2 और N2 दोनों, है ना, ऑक्सीजन भी होगी और नाइट्रोजन भी होगी। एयर जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर है, और मेन कंपोनेंट तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही होंगे, बाकी और कंपोनेंट भी होंगे और गैसेस भी होंगी, बट फिलहाल हमें मेन कंपोनेंट्स की बात करनी है। ऑक्सीजन के साथ लिथियम रिएक्ट होगा तो लिथियम का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ लिथियम रिएक्ट होगा तो लिथियम का नाइट्राइड बनेगा। अब जब लिथियम नाइट्राइड पानी के साथ रिएक्शन करता है तो बचे हुए आयंस कौन से हैं, लिथियम प्लस OH माइनस, इससे LiOH बनेगा, और ये आयंस आपस में कंबाइन हुए N3 माइनस H प्लस, इससे अमोनिया गैस रिलीज होगी। यानी जब लिथियम नाइट्राइड को पानी में डालेंगे तो LiOH बनेगा, और कौन सी गैस इवोल्व होगी, अमोनिया गैस इवोल्व होगी, ठीक है। इस रिएक्शन मैप को आप नोट कर लो, आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे फिर, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ एल्कली मेटल्स क्या रिएक्ट होंगे, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद H2O, बिल्कुल रिएक्ट होंगे, एंड अदर कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन सच एज हाइड्रोजन हैलाइड, एसिटाइलिन लिबरेट H2 गैस। और जो कंपाउंड है पानी के अलावा जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट होंगे। किस प्रकार से रिएक्ट होंगे, पहले तो पानी के साथ रिएक्शन देख लो, पानी के साथ रिएक्शन देख लो, Li प्लस H2, Na प्लस H2, K प्लस H2, पहले तो पानी के साथ रिएक्शन देख लो, और नीचे वाले मेंबर्स भी हों तो ये पानी के साथ किस प्रकार से रिएक्ट हो रहे होंगे, पहले तो पानी के साथ रिएक्शन देख लो, ठीक है। फिर हम देखेंगे पानी के अलावा कुछ और अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन ऑल्सो रिएक्ट विद एल्कली मेटल्स, और जो कंपाउंड्स हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है वो भी एल्कली मेटल्स के साथ यार रिएक्ट हो पाएंगे, और वहां भी H2 गैस इवोल्व हो पाएगी। फिलहाल देख लो, H2 में जो हाइड्रोजन है इस पर कैसा चार्ज होगा, डेल्टा प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये कनेक्टेड है, डेल्टा प्लस चार्ज होगा। और जो एल्कली मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे होंगे, जिससे H2 गैस डिस्प्लेस हो जाएगी, हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पाकर हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन H2 गैस बना रहा होगा, हाइड्रोजन यहां से अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन H2 गैस बना रहा होगा, ठीक है। और पानी का दूसरा आयन H प्लस के अलावा दूसरा आयन कौन सा, OH माइनस, ये यहां से मिलने वाले Li प्लस के साथ कंबाइन होगा और क्या बना देगा, LiOH बना देगा। सिमिलर मैनर में यहां बनेगा NaOH और H2 गैस यहां भी इवोल्व होगी, सिमिलर मैनर में यहां बनेगा KOH और H2 गैस इवोल्व होगी, ये आप जानते हैं ही। इन हाइड्रोक्साइड्स के बारे में आप जानते हैं ही, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ और सोल्युबिलिटी पर कमेंट किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रेंथ सोल्युबिलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलती है, पिछले सेशन में ये मैं आपको बता चुका हूं। बेसिक स्ट्रेंथ सोल्युबिलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलती है, और डाउन द ग्रुप मूव करने पर इनके हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ और सोल्युबिलिटी दोनों इंक्रीज करती है। वीक बेस LiOH है, इसके अलावा जो बेस हैं सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, तो सोल्युबिलिटी इस प्रकार से बढ़ रही होगी, इनके हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी इस प्रकार से इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। और जो वीक बेस है दैट इज LiOH, ये वीक बेस है, बाकी जो बेस है दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, बाकी बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। सोल्युबिलिटी का ट्रेंड और बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, एग्जाम में आ सकता है, इसको आप नोट कर लो, स्टार लगा लो, नोट कर लो, स्टार लगा लो, ठीक है। इन हाइड्रोक्साइड्स की स्टेबिलिटी पर कमेंट करना हो तो स्टेबिलिटी पर भी कमेंट किया जा सकता है। स्टेबिलिटी पर कमेंट करना हो तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप मूव करने पर यार इंक्रीज करती है। हाइड्रोक्साइड्स की स्टेबिलिटी पर कमेंट करना हो, OH माइनस बड़ा आयन है तो बड़े आयन के साथ बड़ा कैटायन ही ज्यादा स्टेबल लैटिस बना पाएगा।
इन हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी पर कमेंट करना है तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज कर रही होगी, इस प्रकार से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होगी। डिफरेंस इन साइज नीचे मूव करने पर डिक्रीज कर रहा होगा। बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन ही अच्छा लैटिस बनाएगा, तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड ये मिल रहा होगा। रिएक्शन विद हेलोजेंस, अगली केमिकल प्रॉपर्टी लिख लो। रिएक्शन विद हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ इनका कैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा होगा। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद हेलोजेंस, हेलोजेंस क्या है? मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस है, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17। ऑल मेंबर्स एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हेलोजेंस टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स ऑफ द टाइप, metal halides of the type M plus X minus, where M plus is metal ion, M plus is metal ion, metal ion, and X minus is halide ion, non metal ion, halide ion। ठीक है, अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए तो लिथियम से सीजियम जो रिएक्टिविटी है ये इंक्रीज होती है, आप पहले से जानते हैं। और हैलाइड के केस में फ्लोरीन से आयोडीन रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। इस केस में रिएक्टिविटी और फ्लोरीन से आयोडीन डिक्रीज करती है। मेटल की बात की जाए तो मेटल की रिएक्टिविटी यार लिथियम से सीजियम इंक्रीज करती है, और नॉन मेटल की बात की जाए तो फ्लोरीन से आयोडीन रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। ज्यादा रिएक्टिव हैलाइड कौन सा होगा? फ्लोरीन होगा। इस प्रकार से हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड का ऑर्डर आपको मिलता है। अगर हम यहां पर मेटल की रिएक्शन हेलोजन के साथ कर रहे हो तो क्या होगा? मेटल से हेलोजन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो क्या बनेगा? M प्लस बनेगा। और हेलोजन की वैलेंस सेल में, ग्रुप 17 के मेंबर की वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर आयनिक स्टेट में हो तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? एक और चाहिए। मतलब ये क्या बना रहा होगा इलेक्ट्रॉन खाने के बाद? X2 माइनस बनाएगा, X3 माइनस बनाएगा या X माइनस बनाएगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, तो ये X माइनस बना रहा होगा। तो इस प्रकार का आयनिक हैलाइड हमें मिल जाएगा। दीज हैलाइड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, इनका नेचर क्रिस्टलाइन होगा। दीज हैलाइड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, इनका नेचर कैसा होगा? क्रिस्टलाइन होगा। और ये मैं आपको बता दूं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, स्टेबिलिटी की बात की जाए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा स्टेबिलिटी जो है फ्लोराइड्स की मिलती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी की बात की जाए, ठीक है ना, ज्यादा स्टेबिलिटी फ्लोराइड्स की मिलती है। या फिर लैटिस एनर्जी की बात की जाए, ज्यादा लैटिस एनर्जी यार फ्लोराइड्स की मिलती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लो। चलें आगे फिर, ये पॉइंट क्लियर है। रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन की बात की जाए तो क्या होगा? रिएक्शन विद नॉन मेटल, एल्कली मेटल्स ऑन हीटिंग विद नॉन मेटल, एल्कली मेटल्स ऑन हीटिंग विद नॉन मेटल सच एज सल्फर, फॉस्फोरस टू फॉर्म सल्फाइड्स एंड फोस्फाइड्स रिस्पेक्टिवली। एल्कली मेटल को सल्फर के साथ रिएक्ट किया जाए, फोस्फोरस के साथ रिएक्ट किया जाए तो सल्फाइड्स और फोस्फाइड्स बन रहे होंगे। जैसे एक जनरल केस की बात करते हैं, M प्लस सल्फर क्या बनेगा हीट करने पर? M प्लस फोस्फोरस क्या बनेगा हीट करने पर? फोस्फोरस की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3। वैलेंस सेल में देखना 5 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है सल्फर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल की 3s2 3p4 है। इसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 4 देखना। फिलहाल
6 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल में है, तो इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। बट 1m तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी वैलेंसी तो +1 है, तो इसके लिए हमें 2m सेलेक्ट करने होंगे, तभी जाकर 2m से 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल पाएंगे, 2m से 2 इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे, तभी जाकर इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, यानी सल्फर 2- की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक m ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, दूसरे m ने दूसरे इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, यानी मेटल से मेटल आयन इस टाइप का मिल रहा होगा, M+ टाइप का मिल रहा होगा। और सल्फर इलेक्ट्रॉन खाने के बाद कौन सा आयन बनाएगा? सल्फर 2- इस टाइप का आयन बनाएगा। वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद शानदार तरीके से मेटल सल्फाइड ऑफ द टाइप M2S मिल रहा होगा। यहां देखिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 की। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की जरूरत है, तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक मेटल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, 3 चाहिए, तो 3 मेटल एटम इसके लिए चाहिए होंगे, जिसके बाद M+ P3- इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद M3 P1 ये फॉस्फाइड मिल जाएगा। सल्फर पर जब 2- चार्ज होता है तो इसको सल्फाइड बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। सल्फाइड। फॉस्फोरस पर जब 3- चार्ज मिलता है तो इसको फॉस्फाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको फॉस्फाइड बोलते हैं। तो यहां से हमें फॉस्फाइड मिल जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट आपको इसमें नहीं है? तो फिर आगे चलते कार्बन के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। ओनली लिथियम फॉर्म्स कार्बाइड ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन। ओनली लिथियम फॉर्म्स कार्बाइड ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन। कार्बन के साथ हीट करने पर लिथियम ही कार्बाइड बनाएगा। अदर एल्कली मेटल्स डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद कार्बन। दूसरे जो मेंबर्स है ये कार्बन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होंगे, लिथियम ही कार्बन के साथ या डायरेक्टली रिएक्ट हो रहा होगा, दूसरे मेंबर्स रिएक्ट नहीं होंगे। तो लिथियम प्लस कार्बन क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये आपको बताना है। सोडियम प्लस कार्बन क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा? पोटासियम प्लस कार्बन क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा? और जो मेंबर्स नीचे वाले मेंबर्स प्लस कार्बन हीट कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अरे आपको बताया जा चुका है, सोडियम पोटासियम ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होंगे, नीचे वाले मेंबर्स डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होंगे। लिथियम के छोटे साइज की वजह से यहां देखिए लिथियम रिएक्ट हो जाएगा और यहां कार्बाइड बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? कार्बाइड बना रहा होगा। किस टाइप का कार्बाइड बनेगा? यहां देखिए हीट करने पर, कार्बन के साथ हीट करने पर लिथियम जो कार्बाइड बनाएगा ये Li2C2 टाइप का कार्बाइड बनाएगा। अगर आप सोचना चाहेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखना चाहेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखिए, सोचने के लिए किसने मना किया है, देखने के लिए किसने मना किया है? C≡C लिथियम प्लस लिथियम प्लस, ऐसा स्ट्रक्चर इसका मिल रहा होगा। जल्दी से नोट कर लो, ये लिथियम के कार्बाइड का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। नोट कर लिया है? चलें आगे। नेक्स्ट वीक में चैप्टर हो जाएगा खत्म। मुझे लगता है मैक्सिमम 5 लेक्चर लगेंगे, 5 या हद पार हो जाएगी 6 लेक्चर, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहां पर फिनिश कर रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज की हम कर रहे होंगे बात। तब तक के लिए जिस प्रकार से आपने पिछले लेक्चर में नोट्स को रिवाइज कर लिया, यूं ही रिवाइज करते चलो। तो चलिए फिर अभी के लिए तो इतना काफी, अगले लेक्चर में मिलते हैं।